Revolutionary Plans with Ateeb Ahmed. जारी है अज़ल से ये कानून इलाही, आमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अतीब अहमद एंड यू आर वाचिंग रेवोल्यूशनरी प्लान्स। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे नेशनल डिज़ास्टर के ऊपर, एक ऐसी नेशनल मुसीबत के ऊपर, एक ऐसी आफत के ऊपर, या फिर यूँ कह लें कि एक ऐसी निशानी के ऊपर कि जिसको चाहिए तो ये था कि वो इस कौम का ज़मीर झंझोड़ कर रख देती, इस सोई हुई कौम को इसकी आइडियोलॉजी याद दिला देती। लेकिन वही बात कि इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं चलते फिरते अपनी निशानियां दिखाता हूं, लेकिन तुम तो गाफिल हो। इस कौम ने अपनी ढिठाई और गफलत को बरकरार रखा। सिर्फ जिस डिजास्टर की मैं आज बात करने जा रहा हूं वही डिजास्टर नहीं, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेके आज तक 75 ईयर्स में हमें बहुत से डिजास्टर्स का सामना पड़ा है। चाहे वो फ्लड है, चाहे वो जलजला है, चाहे वो किसी भी जिस तरह कोई पैंडमिक है, इस तरीके से हमें बहुत से डिजास्टर्स को फेस करना पड़ा है बहैसियत एक कौम। लेकिन आज मैं जिस डिजास्टर के ऊपर बात करने जा रहा हूं, आज मैं जिस अल्लाह के अजाब के कोड़े की बात करने जा रहा हूं नाज़रीन, उसे हिस्ट्री सकूत ढाका के नाम से जानती है। हाँ जी हाँ नाज़रीन, 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन था कि जब वो कायद का पाकिस्तान, उस आइडियोलॉजी का पाकिस्तान कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस नारे, उस आइडियोलॉजी पे बनने वाला पाकिस्तान दो लख्त हो गया। पाकिस्तान का मशरकी बाजू और मगरबी बाजू जुदा हो गए। आज जी हाँ नाज़रीन, उस मसले के ऊपर और उस डिज़ास्टर के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ नाज़रीन। मैं कन्वेंशनली कोई उस इन बातों पे नहीं कि किसका कसूर था, किसने क्या किया, किसने ये किया, इसने वो किया, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं इसके फ़िलोसॉफ़िकल एलिमेंट को या इसके फ़िलोसॉफ़िकल कंपोनेंट को छेड़ूँगा और उसको आपके सामने डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना कि भाई किसने किया था, क्यों किया था, मतलब कैसे किया था, क्या क्या अवामिल हुए, इन सब चीज़ों पे बहस करना, इन सब चीज़ों पे डिबेट करना यूज़लेस है, रबिश है। क्योंकि हिस्ट्री अब बहुत आगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे आ चुकी है, वो चीज़ हिस्ट्री बन चुकी है, वो चीज़ पास्ट बन चुकी है। अब हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब जो होना था वो हो गया है, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है ना। तो उस रिस्पेक्ट में देखिए, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक उसका मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट होता है कि हाउ, व्हेन, ठीक है, वेयर, इस तरह के जो हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हैं इनको भुला देना चाहिए, क्योंकि इनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हिस्ट्री का एक ऐसा एलिमेंट, हिस्ट्री का एक ऐसा एस्पेक्ट होता है कि जिसको अगर कौम भुला देना तो उस कौम को दुनिया भुला देती है, ठीक है ना। और वो हिस्ट्री का एलिमेंट है व्हाई दिस वाज हैपन, ये हुआ क्यों था। चलो किसने किया, क्यों किया, जैसे किया वो ठीक है, भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान की लड़ाई या जनरल याहिया खान की इन्वॉल्वमेंट, उसके ऊपर मैं इतना ब्रीफ डिस्कशन नहीं करूँगा। मेरा असल मकसद है कि इस कौम को ये बताया जाए, इस कौम को ये रियलाइज़ कराया जाए कि भाई ये सब हुआ क्यों था, और आज जो हमारे पास बचा कुचा पाकिस्तान है उसके जो हालात चल रहे हैं, ये सब क्यों हुआ, ठीक है। और हम अगर इससे निजात हासिल करना चाहते हैं, अगर हम इस दलदल से निकलना चाहते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू। तो 1970 के अंदर इलेक्शंस हुए। अब जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी वो अक्सरियत ले चुकी थी, वो मेजॉरिटी ले चुकी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये चाह रहे थे कि भाई मैंने मेजॉरिटी नहीं ली, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमें इक़्तिदार के अंदर हमें हमें बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ थी, ये जो एक क्लैश था, अब ये क्लैश सिर्फ दो पॉलिटिकल लीडर्स का क्लैश नहीं था, ये पाकिस्तान के दो बड़े हिस्सों का क्लैश बन चुका था, ठीक है। एक तो ये भुट्टो और मुजीबुर रहमान क्लैश, इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था। मैं बात करूं, बस मैंने कहा इन चीज़ों पे डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं एक वैसे आपको ब्रीफ टच दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको पता है अयूब खान का दौर, जहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दौर था। इसी तरीके से लोग उसके बारे में, वो जो था ना अकबर या मुगलों का, इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि यार एक तरफ से अगर हम देखें ना, तस्वीर का एक रुख, तस्वीर के दो रुख होते हैं, याद रखें। अगर आप उन दोनों रुखों को देखते हैं तब आप एक अनबायस्ड रिसर्च करते हैं, वरना तो आप बायस हैं, ठीक है ना। तो वो जो अकबर था उसके दौर को भी जो मुग़ल हिस्टोरिकन्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा ग्लोरियस
उसका इरा था। लेकिन असल में अगर हम देखें ना तो जो मुगलिया सल्तनत का जवाल स्टार्ट होता है ना वो भी अकबर से होता है, ठीक है। चाहे वो उसका फिलोसफिकल जवाल है, चाहे वो उसकी जो स्टेट उसके ऊपर डीस लाइन आया है वो है, ये सारा जो है ना ये स्टार्ट होता है आपका अकबर से। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो डीस लाइन है ना वो यूँ समझे कि अयूब खान से स्टार्ट होता है। अयूब खान पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी बुनियाद रख गए कि भाई पाकिस्तान के जो जिसे कह सकते हैं ना कि जड़ है, जो मुट्ठी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगी, वो फ़ौज के हाथ में होगी, क्योंकि फ़ौज ने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया था। और वो जो अयूब खान के दौर का कंट्रोल था ना वो पॉजिटिव कंट्रोल था, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें इससे अगर लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मुल्क किसके कंट्रोल में है। लोग ये देखेंगे आमतौर पे कि भाई मुल्क जिसके भी कंट्रोल में, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, हुकूमत के हाथ में है, मुल्क चल कैसे रहा है, ठीक है ना। तो अयूब खान साहब जो इसकी बुनियाद रख गए थे, अयूब खान के दौर में तो इसके आपको बज़ाहिर पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आ गए, लेकिन जब उसके बाद ये जनरल याह्या खान साहब की एंट्री हुई है उसमें तो फिर कबाड़ा निकल गया ना। तो अगर हम ये कहें कि भाई याह्या खान साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस सारे मसले के अंदर, तो ये भी गलत बात है। और उसके अलावा एक तीसरा कंपोनेंट है जिसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है, वो है पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी। सिविल ब्यूरोक्रेसी का आप मेरी एक बात याद रखें, इन दोनों कंपोनेंट से बढ़ के, यानी इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के भी इतना रोल नहीं है सकूत ढाका के अंदर जितना पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी का जो एक डिस्क्रिमिनेशन है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मगर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, ये जनरेट करने के अंदर हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये कैसे हाथ है और इसके पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैं समझता हूँ कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 घंटे की वीडियो आपके सामने बना दूँ, लेकिन डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ने कुरान में अंबिया के बारे में कहा कि वो एलिमेंट्स जो हिस्ट्री के कि वो कद हलत मेरे कब लिखूँ, वो तुम्हारे से पहले थे, गुजर चुके, ठीक है ना। तो तुमसे ना उनका सवाल होगा ना उनसे तुम्हारा सवाल होगा अपने। हाँ, वो कंपोनेंट्स जो कि तुम्हें जो हिस्ट्री का जो हिस्ट्री तुम्हें जिसे कह सकते हैं ना मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, जो अगर तुम जहाँ से तुम इबरत पकड़ सको ना वो हिस्ट्री तुम्हारे लिए बड़ी ज़रूरी है कि उस हिस्ट्री के ऊपर तुम्हारी गहरी ग्रिप होनी चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद जो है वो अंबिया की हिस्ट्री हमारे सामने डिस्क्राइब करता है। कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ना वो अंबिया की हिस्ट्री है, कसस है। और कसस कुरानी का मतलब क्या है कि इंसान उस पास्ट हिस्ट्री से, उस हिस्टोरिकल नॉलेज से, उन कौमों की हिस्ट्री से सबक सीखे। तो हमें भी सबक सीखना है सकूत ढाका से, बजाय इसके कि हम डिस्कस करने बैठ जाएंगे कसूर किसका था। तो मैं अच्छा अब हम देख लेते हैं कि वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। याद रखें ये पाकिस्तान की दो लख्ती नहीं थी, ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की भी दो लख्ती थी, ठीक है ना। वो किस तरीके से मैं आगे डिस्कस करता हूँ। देखिए हमने एक बुनियादी नारा लगाया, हमने एक जिसे कह सकते हैं ना कि अपना जो जिसे कह सकते हैं कि मोटो डेवलप किया। और ये सिर्फ मुस्लिम लीग का मोटो नहीं था, और मोहम्मद अली जिन्ना बारहा इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि हमने मोटो ऑफ इस्लाम को, जिसको आज सेकुलर पाकिस्तान के सेकुलर ये कहते हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे पाकिस्तान को, भाई पाकिस्तान बनाने के अंदर जो खून शामिल है ना, खून, जो घर बार लुटे हैं, जो इज्जतें लुटी हैं, ठीक है ना। मोर देन 90,000 वुमेन के साथ जो है ना, जो जिस तरह की क्वालिटीज़ हुई, इसके ऊपर बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, आप देखते रहते हैं। ये जो कुछ भी हुआ ये उस तबके के साथ हुआ कि जो नॉन सेकुलर था, जो मजहबी था, जो सिर्फ इसलिए माइग्रेट कर रहा था कि हम इस्लाम के लिए माइग्रेट कर, वरना बहुत से ऐसे मुस्लिम जिन्होंने माइग्रेट नहीं किया। मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया से माइग्रेट नहीं किया लोगों ने, क्योंकि जान का रिस्क था, प्रॉपर्टी का रिस्क था। तो इन रिस्क की बेस के ऊपर उन्होंने, क्योंकि उन्हें इस्लाम के साथ कोई खासी हमदर्दी नहीं थी, ठीक है ना। तो आप देखिए आज जब हम यहाँ आ गए तो वो तबका जिसकी कोई कुर्बानी ही नहीं थी वो हम पे डोमिनेंट हो गया। ये है हमारा असल जुर्म। अच्छा मैं बात कर रहा था मुस्लिम लीग का मोटो नहीं था, ये मुसलमानान हिंद का मोटो था कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लाम, द पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम ऑन दिस रीजन, दैट्स व्हाई वी वांट दिस रीजन। और अगर ये बात सिर्फ मोटो होती तो क्या में पाकिस्तान के फ़ौरन बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने रेडियो पाकिस्तान के ऊपर अबुल अला मौदूदी को बुलाया। और ये जो सेकुलर्स हैं ना, ये लिबरल्स हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात दिखते हैं। और ये बात जो है ना, एक वो तो ब्लेम के तौर पे करते हैं, लेकिन यकीन करें जब मैं ख़ास तौर पे अपनी बात करूँ ना, कि जब कोई बंदा मुझे ये कहता है ना कि यार आप फंडामेंटलिस्ट हो, आप एक्सट्रीमिस्ट हो, ये खुशी होती है। फंडामेंटलिज्म एक्सट्रीमिज्म की इस हकीकत के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं कि ये इनका क्या मतलब है और ये क्या इन ब्लेम्स के असल में हकीकत क्या है। खैर लिबरल्स ये कहते हैं, पाकिस्तान के सेकुलर ये कहते हैं कि मौदूदी, अबुल अला मौदूदी रहमहुल्लाह वाज द फाउंडर ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, ठीक है। अच्छा
इंडिया के अंदर और भी बड़े मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद अल-फैसानी हैं, शाह वलीउल्लाह मादस दहलवी हैं, ठीक है। खैर वो अबुल मौदूदी को कहते हैं कि इन्होंने इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक्सट्रीमिज़म को दोबारा रीन्यू किया, रीस्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर इज़हार अहमद साहब ने तो उसके लिए एक बड़ी तहरीक भी खैर अबुल मौदूदी को बुलाया रेडियो पाकिस्तान के ऊपर मोहम्मद जिन्ना ने और कहा कि आपने इस्लाम का जो निज़ाम है ना, जो कानूनी मसवदात हैं इस्लाम के, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हैं, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हैं, चाहे सोशल लेवल पे, आपने रेडियो पाकिस्तान से आके उनको बयान करना है। बयान करने का मकसद ये है ताकि अवाम के जहनों के अंदर जो मिसकनसेप्शन है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम वो क्लियर हो, फिर हम इस्लाम को इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है ना। और ये सारा काम क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी टीवी जो है वो 3rd स्टेज पे पहुंची हुई है, इसीलिए वो ये सारा काम एक और बंदे को सौंप के गए थे और उस बंदे के साथ जो हमने किया शायद हमें उसी की बदवा आज तक लगी हुई है, ठीक है ना। खैर वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, वो जो मोटो था ना, हमने उस मोटो की कदर नहीं की, हमने उस मोटो को पूरा ही नहीं किया। हमने कहा कि हम इस्लाम को इम्प्लीमेंट करेंगे, हमने आगे पूरा वही देखो, जब हमने इस्लाम के निज़ाम को पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करना था तो पाकिस्तान लिया ही क्यों था? पाकिस्तान इंडिया में क्या फ़र्क है? अगर यहाँ भी डेमोक्रेसी वहाँ भी डेमोक्रेसी तो फिर डिफरेंस कहाँ पे है? अगर यहाँ पे भी वही इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म, वहीं पे वहाँ पे भी वही इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म, यहाँ पे भी इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग, वहाँ पे भी इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग, यहाँ पे भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वहाँ पे भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यहाँ पे भी फेमिनिज्म, वहाँ पे भी फेमिनिज्म, तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ पाकिस्तान? व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान? क्या डिस्क्रिमिनेशन है? क्यों डिवाइड किया था इंडिया को? और आज अगर हम यकीन करें, अगर हमने फाइनेंशियली स्टेबल होना होता ना, खुदा की कसम मैं आपको कह रहा हूँ, और मैं ये पाकिस्तानी होके कह रहा हूँ, अगर हमने फाइनेंशियली स्टेबल होना होता, या अगर बानिया ने पाकिस्तान जो कि चीदा चीदा लोग थे, उन लोगों के नज़दीक अगर ये होता कि हमने फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो अगर हम इंडिया के साथ मिल जाए तो आज हम फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होते, ठीक है ना, टेम्परेली ज़्यादा डेवलप्ड होते। इसको हासिल करना डेवलपमेंट नहीं था, असल मकसद क्या था, गोल क्या था? इस्लाम। बर्रे सगीर के बड़े बड़े सेकुलर लिबरल्स ने ये लिखा है, यकीन करें, तारीख की किताबों के अंदर, जो उस वक्त के लिबरल्स थे। अलीगढ़ के लिखे हुए लिबरल्स की मैं किताबें आपको खोल के बता दूं यहाँ पे, कि जिनने ये लिखा है कि मुसलमाना ने बर्रे सगीर की एक ही मंजिल बन चुकी थी और वो मंजिल सिर्फ और सिर्फ इस्लाम था। गोया यूं मालूम होता था, ये मैं एक लिबरल के अल्फाज आपको सुना रहा हूँ लिखे हुए, कि गोया यूं मालूम होता था कि मुसलमाना ने बर्रे सगीर पाकिस्तान को नहीं बल्कि इस्लाम को चाहते हैं। वो इस्लाम की सारी स्ट्रगल थी, हमने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, मोड़ दिया। और अल्लाह ने पाकिस्तान दिया भी इसलिए था क्योंकि हमारा नारा ही ऐसा था। वरना कोई सोच सकते हैं आप कि ये, जिसे डॉक्टर ज़ाहिर अहमद साहब कहा करते थे, ये मौजज़ा था यार। खैर मैं फिर बात देखें ना, मैं बात जैसे जैसे आगे लेके जा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है और लंबी वीडियो को फिर लोग देखते नहीं हैं। तो ये समझने की कोशिश करें कि हमारा जो आपने बड़ी मेहनत करके एक रेजोल्यूशन बनाई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम से, इसको 1949 के अंदर लियाकत अली खान साहब ले आए असेंबली के अंदर। यानी कि लियाकत अली खान साहब ने इसके ऊपर बहुत क्विकली काम किया है। 1948 के अंदर जो है, देखिए पहला तो मिशन ये था कि इस स्टेट को ना थोड़ा स्टेबल किया जाए, ठीक है, जब हालात साजगार हों तो जो हम निज़ाम चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो 1948 तक, यानी मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वफ़ात के तक जो है ना, ये मुल्क ऐसे डगमगा रहा था क्योंकि बहुत से और मसाइल थे। अब मैं उन मसाइल के ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ से मुहाजिरीन आ रहे थे, फिर डिफेंस के लेवल के ऊपर, और फिर ये दरियाए पानी का मसला खोल दिया, और फिर ये बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जो उस टाइम सडनली पाकिस्तान को फेस करने पड़े, और वो एक कॉन्स्पिरेशनल मोमेंट के अकॉर्डिंगली फेस करने पड़े। उसकी वजह से मोहम्मद अली फिर जो है ना, पहले इनका ये पर्पज़ था कि पाकिस्तान को स्टेबल तो किया जाए ना, जब स्टेबल हो जाए तो फिर हम जो निज़ाम चाहते हैं उसको ले आए। अब वो जो स्टेबिलिटी थी ना, वो आई है हमारे पास 1949 के स्टार्ट में, यानी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई है। और इमीडिएटली लियाकत अली खान साहब उस स्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए वो असम्बली के अंदर आए हैं और उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश कर दिया। और आप मज़े की बात सुने, पाकिस्तान की कौमी असम्बली, जनरल असम्बली उस वक्त उसे कहते थे ना, इन दी जनरल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा 2 साल पहले आपने लिया है खालिसतन ला इलाहा इल्लल्लाह की आइडियोलॉजी के ऊपर, उस जनरल असम्बली के अंदर लियाकत अली खां ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करता है। क्या है उसका, क्या मतन है, क्या फिलॉसफी है उसकी, कि भाई हकमियत अल्लाह के लिए है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और यकीन करें ऐसे ऐसे कट्टर अल्फाज हैं, ऐसे ऐसे मज़ा आ जाता है। यकीन करें कि आज लिबरलिज्म एक एक जुमले में रिफ्यूट हो जाती है। यहाँ तक रात आदम कासिर कहती है कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून साजी नहीं हो सकती सवाए कुरान और सुन्नत के। जो कानून कुरान और सुन्नत के मुतसादिम हो वो कलअदम है, ऑटोमेटिकली कलअदम है, कोई कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं हमें, ऑटोमेटिकली कलअदम है, ठीक है ना। ये कहती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जहाँ लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान की जनरल असम्बली के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं, और उसी असम्बली के अंदर बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर हाथों पे स्याह पट्टियां बांध के एहतजाज किया था, उस दिन प्रोटेस्ट किया था। असल में वो जो कम्युनिटी है ना, जो कि
वो वेस्ट के इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ी थी, अलीगढ़ जो कैंपेन के ज़िमन में जो इंस्टीट्यूट्स खुले थे उनके अंदर पढ़ी थी, वहाँ से लिबरलाइज होकर पाकिस्तान में आई थी। वो लोग टोटली ग़ुलाम थे और आज उन्हीं की औलादें जो है ना वो जो ग़ुलामाना ज़हनीत है जो कि वर्ल्ड ऑर्डर की ग़ुलामी से निकल ही नहीं पा रही, और उसी को वो आज़ादी का नाम देते हैं, उसी को वो लिबरलाइजेशन ऑफ माइंड्स का नाम देते हैं, उसी को वो ओपन माइंडेडनेस का नाम देते हैं। हालांकि वो तो एक टोटली इरेशनल माइंडेडनेस है कि जहाँ पे लॉजिक आपकी कोई नहीं है, सिर्फ आप इसलिए इसको चीज़ को जाते हो कि वेस्ट के अंदर ये चीज़ चल रही है, क्योंकि आपके जो पापा जानी है, जो आपके आका जानी है, जिनके आप बूट पॉलिश करते हो, वो आपसे ये चाहते हैं, वो आपको चंद डॉलर देने के लिए तैयार हैं। इस पे सिर्फ ये लॉजिक्स हैं जिनके ऊपर आप जो है ना वो अड़ जाते हो। तो वो जो कम्युनिटी थी ना उसने वहाँ पे ही इस करारदाद मकासद का गला घोंटने की कोशिश कर दी, लेकिन मेजॉरिटी थी, क्योंकि अगर वो लोग फिर ज़्यादा लोग हक इसकी मुखालफत कर देते ना तो फिर वो एक्सपोज भी हो जाते, ठीक है ना। तो उस एक्सपोज होने के डर से उन्होंने इस करारदाद को पास तो कर दिया, लेकिन ये करारदाद इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले इस करारदाद के मेन मुहर्रिक यानी लियाकत अली खां साहब को सरेआम हमने गोली मार दी। अच्छा देखें, 51 के अंदर हमने, मैं बड़ा एक जुमला बोलता होता हूँ कि 51 के अंदर हमने लियाकत अली खां साहब को गोली मारी, और उस क्यों गोली मारी, उसको क्या कसूर था उसका कि भाई तुमने इस्लाम के निज़ाम की बात क्यों की है, तुमने उस निज़ाम की बात क्यों की है कि जिस निज़ाम के ऊपर वो 90,000 औरतों की इज़्ज़त लुटी है, तो तब जाके पाकिस्तान मिला। ये जो आज जो मारवी सरमत बात करती है, आज महरम मोइज़ बात करता है या करती है जो भी है वो, इसी तरह आज ये जो औरत मार की, ये जो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री की, ये जो बात करती हैं फेमिनिज्म को प्रमोट करने की, इनकी जो फोर फादर्स थे ना, उनकी जान माल नहीं लूटी, वो उन नॉन लिबरल्स की, वो उन मजहबी मुसलमानों की जिनके ऊपर ये ब्लेम करती हैं कि ये पाकिस्तान को नौज़ुबिल्लाह आगे नहीं बढ़ने देते। और भाई पाकिस्तान इसलिए नहीं आगे बढ़ा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश बहुत ज़्यादा है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश इन बेगैरतों की वजह से है कि ये इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बात मैं कर रहा था कि वो जो 90,000 औरतों की इज़्ज़त लुटी है ना जिस निज़ाम के ऊपर, वो निज़ाम, जिस निज़ाम के ऊपर हम बड़े मोहब्बत का दावा तो बड़ा करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिस निज़ाम के आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो सर से लेके पाँव तक लहूलुहान हुए हैं, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए हैं, बड़े बड़े अजीम आपके सहाबा शहीद हुए हैं, आपके चचा का कलेजा चबाया गया है जिस निज़ाम की स्ट्रगल की खातिर, उस निज़ाम को तुमने इम्प्लीमेंट करने की बात कैसे कर दी भाई। हम तो, हमारे तो ज़हन ग़ुलाम है, हम उस निज़ाम को क्यों एक्सेप्ट करें। ये जुर्म था उस बंदे का जिस बात उसको गोली मार दी गई, और आफ्टर द डेथ ऑफ लियाकत अली खां साहब धारा मुड़ गया इस कौम का। ये कौम एक ऐसी गंदी डगर पे चल पड़ी कि शायद अगर मोहम्मद अली जिन्ना साहब अपनी ज़िंदगी के अंदर ये देख लेते, वो वैसे ही मर जाते। अगर उनको टीबी ना भी होती ना, वो हट्टे कट्टे होते, वो वैसे ही मर जाते देख के कि भाई ये क्या हो रहा है हमारी मेहनतों के साथ। और ये मोहम्मद अली जिन्ना की सिर्फ मेहनत नहीं है, ये कौम की मेहनत है। देखिए मैं निकलना चाहता हूँ, सबसे पहली बात मुझे अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी जिधर से मैं सदियों से रह रहा हूँ, मुझे वो छोड़नी पड़ेगी। उस टाइम पे प्रॉपर्टी की मुझे कनाल, यकीन करें 300 400 कनाल लोग छोड़ के आए हैं वहाँ पे, मुझे अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी है, मुझे अपना वतन छोड़ना है, और जो चीज़ें मेरे पास मवेशी वगैरह हैं वो भी छोड़ने हैं, जो बस साथ लेके चल सकता हूँ, वो जो अपनी एसेसरीज हैं, जो फर्नीचर है वो भी छोड़ना है। बस एक कोई खोता पकड़ो, कोई घोड़ा पकड़ो, और जो भी पैदल चल पड़ो, ठीक है ना। वहाँ जाके कोई पता नहीं कहाँ रहेंगे, क्या टेम्पू में रहेंगे, कोई ना मेडिसिन अवेलेबल होगी ना फूड अवेलेबल हो, कोई पता नहीं, और आगे लोग खड़े हुए हैं बर्छे पकड़ के, तलवारें पकड़ के कत्ल करने के लिए। तो आप क्या मतलब, आप यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रोल है। यहाँ उस बंदे की हिम्मत है कि जो अपनी फैमिली को लेके, अपने शीरख्वार बच्चे लोगों ने कटवाए, कि वो लेके निकल रहा है। ये उस कौम की कुर्बानी है ना, ये एक एक उस फर्द की कुर्बानी है, हर उस माँ बहन बेटी की कुर्बानी है कि जिसने अपनी इज्जत जो है ना, इज्जत कोई कुर्बान करना कोई छोटी बात नहीं होती। हमने उन सारों का जनाजा ही निकाल दिया। वो लोग तो चलो अमर हो गए उस निज़ाम की खातिर, लेकिन जिस निज़ाम की खातिर वो खून बहे थे वो ज़ाया कर दिया हमने। 51 के अंदर हमने लियाकत अली खां साहब को गोली मारी, 71 यानी 20 साल बाद हमें गोला बज गया, ठीक है ना। और ऐसा गोला वजह, यकीन करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ेह ऐलान है कि अगर तुम मेरे लिए खड़े होगे, कुन्तुम अल-आलौना इन कुन्तुम मुमिनीन, कि अगर तुम मोमिन हो ना तो फिर तुम्हें गालिब हो। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि अगर तुम अल्लाह की मदद करते हो तो फिर अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। लेकिन हमारा ये एक मिशन था कि भाई हमने जो है ना वो अल्लाह की नाफरमानी करनी। वो जो एक डगर पे हम चल पड़े हैं ना, उसके बाद वो जो एक हमारा एक यूँ समझे कि एटीट्यूड बन गया ना कौम का, उस कौम ने हमें लंगवाया है 1971 के अंदर। और ये जो हम समझते हैं ना कि भाई, हम समझते हैं ना कि भाई, हम कहते हैं ना कि कैसे ये हुआ, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, मगरबी पाकिस्तान मशरकी तो चला गया था, मोर देन 93,000 हमारा कैदी बना था। ये बातें करते हुए हमें बड़ा अफसोस होता है,
जिस भी बंदे को कौम के साथ मोहब्बत हो ना, उसे ये बात करते हुए खुशी नहीं महसूस होती। ठीक है, ये बात करते हुए किसी को खुशी होती है कि भाई हमारा 93,000 बंदा जो है ना वो कैद हो गया, गम नहीं आया। बात है कि बातें इसलिए करते हैं कि आपके ज़मीर जागे, आप लोग जागें। देखें, कौम को जगाना मकसद है ना। अच्छा, 93,000 बंदा हमारा कैदी हो गया, और जो मशरकी पाकिस्तान तो चला गया, मगरबी पाकिस्तान 6 दिन की मार था यकीन कर, राजस्थान सेक्टर से आगे आ चुकी थी इंडियन आर्मी। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ इस कौम को डूब मर जाना चाहिए था। भाई वही तो बात है, जब आपने गैरत ख़त्म कर दी ना अपने अंदर से, तो बड़े बड़े वाक़यात आपकी ज़िंदगी के अंदर रोनुमा होते हैं, आप इबरत नहीं पकड़ सकते। इबरत तो वो लोग पकड़ते हैं जो खुली आंखों वाले हैं। और अल्लाह कुरान में कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंधों को हिदायत नहीं दे सकते। और अल्लाह कुरान में कहते हैं कि वला के ला तामल अबसार, कि आंखें अंधी नहीं होती, वला किन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर, ये तुम्हारे जो पेरिकार्डियल कैविटी है ना, इसके अंदर जो हार्ट पड़ा हुआ है ना, ये अंधे हो जाते हैं। और जैसे इकबाल कहता है कि दिल भी ना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। ये दिल की बसीरत है ना, वो ख़त्म हो गई हो तो फिर आपको नज़र नहीं आता कि ये उस टाइम जो उसने कहा था इंदिरा गांधी ने कि आज हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को, और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या थी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहती है कि आज हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को दरियाए बंगाल के अंदर, इन द रिवर ऑफ बंगाल हमने डुबो दिया है। यार मैं कहता हूँ इस कौम को डूब जाना चाहिए था जब उसने ये अल्फाज कहे। यानी जिस आइडियोलॉजी के ऊपर इतनी जाने गई हो, उस आइडियोलॉजी को यूं डुबो दिया जाए, क्या फिर? अब आप खुद सोचे ना कि क्या करना है। अब मैं आ जाता हूं कि आज जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, एक तो जो उस वक्त हालात थे, क्यों थे? वही बात जो मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि जारी है अज़ल से ये कानून इलाही, अमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही के। जब तुमने अल्लाह की शरीयत को इम्प्लीमेंट करने का वादा किया, फिर उस वादे से मुकरे, तुमने वादा खिलाफ़ी की, वादा खिलाफ़ी की सज़ा काटी। और ये जो बचा हुआ पाकिस्तान हमें मिला ना, ये भी इसलिए मिला कि अल्लाह ने हमें वार्निंग दी, मेहरबानी की हमारे ऊपर कि भाई चलो ठीक है, साल से कसूर किए हैं ना, उसकी सज़ा ये थी कि तुम्हारा मशरकी बाजू कट गया, अब आता है मगरबी बाजू, इसको बच, वो भी बड़ी मुश्किल से बचा, वो अल्लाह की रहमत हो गई, फिर बच गया, फिर अल्लाह की रहमत हो गई जो बच गया, उसने फिर हमें वार्निंग दी। और अब जो हमारे पास सिचुएशन आ चुकी है, हमें उसने न्यूक्लियर पावर भी बनाया है। 3 साल बाद 1974 के अंदर हम न्यूक्लियर पावर अचीव कर चुके थे, ठीक है ना। यानी कि चावी की सुरंगें हैं ना, ये 1974 के अंदर बनना स्टार्ट हो गई, यानी हमारा जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो कामयाबी की तरफ दौड़ना शुरू हो गया था 1974 के अंदर ही। बाकी 80s में 90s में हम फिर आगे बढ़ते गए, और इवन यहाँ तक के 19, क्योंकि 90s के स्टार्ट में ही हम बना चुके थे एटम बम। फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, उन रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि हम बुज़दिल कौम है, तो उन रिस्ट्रिक्शन से लीड करते 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 फिर वो जाके 1998 के अंदर हमने धमाके किए। उसने हमें न्यूक्लियर पावर भी बना दिया कि अब तुम्हारे ऊपर ये बहाना भी ना रही है हम कमज़ोर स्टेट हैं, हम किस तरह स्टैंड लें वर्ल्ड ऑर्डर के आगे, हम उस वर्ल्ड ऑर्डर के फ्लो को कैसे रोकें, हम तो कमज़ोर स्टेट हैं। वाहिद आदमी वाहिद, मुझे बताओ, ईरान ने बनाने की कोशिश की, क्या हुआ उसके साथ? इराक ने बनाने की कोशिश की, क्या हुआ उसके साथ? तुम्हें स्टैंड मिल गया कि तुम्हारा इंडिया के साथ क्लैश चला था, बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर बन गया। ये कश्मीर वाला बोन ऑफ कंटेंशन होता तो आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना होता, फिर कभी ना बने रहती यूरोपीय ताकतें न्यूक्लियर पावर। अगर देखें, अगर इराक के न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक हो सकता है, अगर ईरान के न्यूक्लियर पावर के ऊपर अटैक हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर के ऊपर भी, पावर प्लांट के ऊपर अटैक हो सकता था। कैसे? ये को नहीं था पता कहाँ है, क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमारे लिए नहीं बना रही है, इंडिया के लिए बना रहे हैं। तो तुम्हें वो भी एज मिल गया कि चलो न्यूक्लियर पावर भी तुम्हारे पास आ गई, और बड़ी अच्छी किस्म की न्यूक्लियर पावर आई, कम से कम इंडिया से तो अच्छी है ना। तुम्हें न्यूक्लियर पावर भी बनाया, ठीक है ना। अल्लाह अकबर। फिर इसलिए तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए न्यूक्लियर स्टेट भी बन गए ना आप। तो वो इतमाम हुज्जत हो गई कि भाई अब तुम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, हम डिफेंसिवली स्टेबल नहीं हैं, ये वो बातें भी ख़त्म हो गई। तुम्हें आईएसआई जैसी एजेंसी भी दे दी, लेकिन फिर भी तुमने वो काम नहीं किया जो जो जिसका तुमने वादा करके, जो देखिए, जिस आइडियोलॉजी, जिस बुनियाद, जिस फाउंडेशन के ऊपर आपने इमारत खड़ी की थी, अगर आपने वो फाउंडेशन ही नहीं पूरी करनी तो फिर इमारत तो गिर जाएगी, और आधी गिर गई है, ठीक है ना। अब आधी रह गई है, और ये भी बड़े बदतरीन तरीके से गिरने की तरफ जा रही है। ये बातें कड़वी लगेंगी आपको, गौर से सुनिएगा। ये इमारत जो रह गई है, ये भी बड़ी तेजी के साथ टूटने जा रही है, डूबने जा रही है। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे करंट स्टैट्स शो कर रहा हूं, अगर आप देखें
स्क्रीन के ऊपर अभी जो हमारा 2022 से 2023 का जो बजट आया, हम ये बात कहते हैं कि आज पाकिस्तान 75% से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रिस्क को अचीव कर गया है, डिफ़ॉल्ट के दहाने पे जाके खड़ा हो गया। तंजीम इस्लामी कहती है ये सूद की वजह से। लिबरल मजाक उड़ाते हैं, हर चीज़ में इस्लाम को ले आते हैं, इंटरेस्ट का क्या रोल है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट में इंटरेस्ट का क्या रोल है। मैं अभी आपके सामने मैं उसके ऊपर एक पूरी ब्रीफ वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ ये उसकी दलील नहीं है मेरे पास, पूरी वीडियो मैंने बनाई है। जाओ मेरे चैनल के ऊपर इस थंबनेल पे लिखा होगा कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट का, मैं उसको स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ। ये वीडियो जाके मेरे चैनल के ऊपर देखो, फिर आपको पता चले डिफ़ॉल्ट आया क्यों, पाकिस्तान जो 1947 से लेके आज तक क्या हमारी ऐसी जो हमारे साथ मामला सिरकमस्टांसेस चलते रहे जिसकी वजह से आज हम डिफ़ॉल्ट तक आए हैं। वो वीडियो ज़रा लाजमी देख लेना। उसके अलावा मैं करंट स्टैट्स आपके सामने शो कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप देखोगे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर मिलेगा सब्साइड्स ऑफ पर्शियन जो है पाकिस्तान के बजट में से, वो थी 1.23 ट्रिलियन। ठीक है, ग्रांट्स और ट्रांसफ़र जो प्रोविंस को जो होती हैं, प्रोविंसेस को ग्रांट्स दी जाती हैं, वो टोटल मिला के बनी है जी 1 पॉइंट, ये आप स्टैट जो हैं सारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 1.24 ट्रिलियन है वो। और जिसके ऊपर हम बहुत बकवास बात करते हैं कि भाई मिलिट्री को हमारा सारा बजट खा जाती है, मिलिट्री को पता चले। ये अभी एक्सपेंडिचर के जो करंट स्टैट्स है उसके अंदर आप देख सकते हैं, डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज, नीचे लिखा आप देख रहे होंगे नीचे बॉटम पे 1.52 ट्रिलियन। हालांकि 1.52 ट्रिलियन भी कोई कम नहीं होता, यानी कि ये जो सब्साइड्स ऑफ प्रोसीजन है और ग्रांट्स जो हैं और प्रोविंसेस को, इन दोनों से ज़्यादा, यानी उसका 1.23 है और इसका 1.24, इनसे ज़्यादा है, 1.52 ट्रिलियन है, ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ ज़रा आप जो राइट साइड पे देख रहे हैं ना, इंटरेस्ट पेमेंट्स, देख ये ज़रा आंखें खोल के देख लें ज़रा, हम बकवास करते हैं ये ज़रा, मैं रिपोर्ट मैंने तो नहीं बनाई, देखें ज़रा इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या होता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स का मतलब वो इंटरेस्ट पेमेंट्स जिसके बारे में अल्लाह का कुरान सूरह बकरा के अंदर कहता है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग है तुम्हारे से। अब वो उस जंग का नतीजा देखना ज़रा। अच्छा एक दफ़ा फिर पढ़ लें, डिफेंस का कितना है 1.52 ट्रिलियन, ठीक है, और बाकी ग्रांट्स प्रोविंसेस की भी आपने देख लिया 1.24 ट्रिलियन है। अच्छा इंटरेस्ट पेमेंट्स पे पढ़ें ज़रा, क्या है 3.95 ट्रिलियन, मोर देन डबल ऑफ द डिफेंस बजट, और 3.95 ट्रिलियन रुपीज़। अच्छा आप सब्साइड और प्रोसीजन को और ये ग्रांट्स और डिफेंस सारों को मिला भी देना तो फिर भी इतना नहीं मिलता जितना सिर्फ आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स टू IMF, वर्ल्ड बैंक एंड इस तरह के जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, अमेरिका और चाइना, इसमें चाइना इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर सऊदी अरब इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो सिर्फ कंट्रीज है, क्योंकि चाइना से भी आपने सी पैक इनॉग्रेशन के बाद मोर देन $57 बिलियन का आप कर्जा ले चुके हैं चाइना से भी, लेकिन वो आपने इसमें शामिल नहीं है। ये सिर्फ जो IMF को आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है वो देख लें कितनी है। आप सोचें ये 3.95 ट्रिलियन अगर पाकिस्तान के अंदर हो तो फिर क्या नक्शा ही कुछ और हो हमारा। आप बस समझ आइए कि आज हम क्यों जलील ख्वार हैं आज क्यों जलील, ठीक है ना। और इसे इकबाल ने कहा कि हमें सरिया से ज़मीन पे दे मारा, क्यों दे मारा, ये करतूत हमारे आगे आ रहे हैं, ये सूद हमारे आगे आ रहा है, ये इंटरेस्ट पेमेंट्स जो आज आप देख सकते हो आपके सामने स्टैट आ गए। अब देखो अल्लाह ने हमें पहले, अब ये इस फिलोसफिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, आप में से जो बंदा इस चीज़ को पिक कर गया ना उसका भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और अल्लाह ने अगर चाहा तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो मैं चीज़ आप तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो कन्वे हो जाएगी। इंटरेस्ट पेमेंट्स, अब आपको ये बात समझ आए जी इन करंट स्टैट से कि भाई अल्लाह, हमने नारा लगाया कि अल्लाह से वादा किया, हमारा वादा अल्लाह से था कि अल्लाह तेरे निज़ाम को इम्प्लीमेंट करेंगे। यकीन करें जब मुस्लिम लीग के जलसे होते थे ना, उनके अंदर लोग रो रो कर दुआएं मांगते थे, लाखों का मजमा होता था कि ये अल्लाह हम तेरे निज़ाम तेरे दीन को नाफिज करना चाहते हैं, हम कोई फाइनेंशियली प्रोग्रेस नहीं करना चाहते। मैंने कहा अगर हम मिल के रहते तो ज़्यादा फाइनेंशियली ऊपर जा सकते थे, और ये इसके ऊपर स्टैट में बना के भी आपको बता दो, वीडियो लंबी हो जाएगी ना, ठीक है ना हमारी। तो हम क्यों नहीं मिले, क्योंकि इस्लाम, और फिर आज हम उसी इस्लाम को अगर दफन करने की नौज़ुबिल्लाह बात कर दें तो फिर ऐसे लोगों को दफन कर देना चाहिए ना, ऐसे लिबरल कम्युनिटी को जो है ना उनके फेंक देना चाहिए कि भाई तुम्हारा क्या रोल है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और पाकिस्तान के बनने में। हमने अल्लाह से वादा किया अल्लाह तेरे दीन को नाफिज करेंगे, आज तक किया नहीं किया, उसने आधा छीन लिया, आधा इसलिए रखा कि वार्निंग दी कि आइंदा अगर भी ऐसे किया तो फिर ये भी जाएगा। हमने फिर अपनी रविश को वहीं बरकरार रखा, हमें उसने न्यूक्लियर पावर भी दी और किसी सऊदी अरब को भी नहीं दी, ईरान को भी नहीं दी, इराक को भी नहीं दी, अफगानिस्तान को भी नहीं दी,
खैर उसको और बड़ी पावर थी, वो उसने वहाँ पे ये साबित किया कि न्यूक्लियर पावर नहीं है तब भी स्टैंड ले सकते हो मेरे लिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उनने स्टैंड लिया, मदद हो गई। रातों के अंधेरे में भागा है वो अमेरिका और नेटो कंट्रीज, वहाँ चीखें निकल गई उनकी। खैर हमें न्यूक्लियर पावर भी बना दिया उसने, फिर भी हमने अपनी रविश को वहीं पे सस्टेन रखा। हमने निज़ाम, वो वादा अल्लाह से पूरा नहीं किया। आज जो हमारा बच गया था ना मगरबी पाकिस्तान, जो मरते मरते बचा था, आज वो भी चला है हाथों से। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं। 75% से मोर देन 75% आपका डिफॉल्ट रिस्क, आपका जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जहां तक 93% तक जा चुका है। जनवरी 2021 के अंदर 4% था, आज दिसंबर 2022 के अंदर 93% है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। उठा के देख लो रिपोर्ट्स, इसके ऊपर मैंने कहा ब्रीफ वीडियो बना चुका हूं। क्यों है वो वादा खिलाफ वर्जी? भाई समझ जाओ, डायरेक्शन समझो। अब हमने करना क्या? अगर हम आज इस कौम को इस बहरान से बचाना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, हम अगर आज एक और अल्लाह ना करे एक और सकूते ढाका से बचना चाहते हैं, मैंने कहा ना कौम वो होती है जो अपने पास से सबक सीखे। नहीं सीखना तो फिर क्या फायदा है हिस्ट्री को डिस्कस करने का, एक झगड़े करने का कि जी इसका कसूर था, एक बोले नहीं जी इसका कसूर था, दूसरा बोले जी इसका कसूर था। इन बातों पर डिस्कशन का क्या फायदा कि अगर आपने उसे सबक नहीं लेना। सबक लो वरना मिट जाओगे। वो इकबाल सदियों पहले क्या गया, सदी पहले इकबाल ने कहा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, कि जब तुमने समझना नहीं तो फिर मिट जाओगे। हलट्टा लगाने से तो कुछ नहीं होता। अब हमने अगर समझना है ना असल, तो मैंने आपके सामने सारे स्टैट्स रख दिए हैं कि भाई जो अल्लाह से वादा किया था, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, जलील रहोगे, खार रहोगे। और ये सिर्फ इस उम्मत के साथ नहीं, पूरी ग्लोबली, पहली बात है उम्मत के साथ है, ग्लोबली पूरी उम्मत ख्वार है, ठीक है ना। और ये सिर्फ इस मुसलमान उम्मत से नहीं, बाकी जितने अम्बिया हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, जिन्होंने ये काम किया अल्लाह ने जलील ही किया है। क्योंकि अल्लाह का तो ये अल्लाह की रविश है, सुन्नत अल्लाह है, ये अल्लाह की सुन्नत है। मैं वलन तली तली सुन्नत अल्लाह तब्दील, और अल्लाह की तरीके के अंदर तब्दील नहीं पाओगे तो समझें मेरे भाई, समझें बिफोर इट्स टू लेट। वाखिर